Assalamu alaikum, welcome to the Medical and Biology House. Today we will learn deformities of skeleton system. As we know that our skeletal system our body's central framework. Skeleton system जो है ये हमारी बॉडी की मेन सपोर्ट है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो वीक हो जाता है और उसमें जो है कुछ डिफॉर्मेशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो जो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। तो उसकी कुछ डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और उसमें डिफॉर्मेशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 मेन रीज़न हो सकते हैं स्केलेटल सिस्टम की डिफॉर्मिटीज़ के, जिसमें पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और थर्ड जो है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। पहले हम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसमें एक्चुअली डिफरेंट तरह की जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम की जो डिफॉर्मेशंस जो हैं वो आती हैं, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से फिर फर्दर जो है वो डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ caused by a change or mutation in an individual's DNA sequence। हमारी बॉडी में एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी में सेल मौजूद हैं उनमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए आप कह सकते हैं कि आपके जो सेल है वो उसका कंट्रोल रूम, आप कह सकते हैं कि वो डीएनए। जब डीएनए में कोई मसला आता है, डीएनए की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या उसका सीक्वेंस ख़राब हो जाता है या उसमें कोई चेंज और अल्ट्रेशन आ जाती है, यानी डीएनए ने जो काम वो करना था वो नहीं कर पाता, तो उससे फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं। तो जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हम स्केलेटल सिस्टम की डिफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं उसमें कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स में स्केलेटल सिस्टम की जो डिफॉर्मेशंस हैं उसकी कौन कौन सी रीज़न्स हैं। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट यहाँ पे बताई गई है वो है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब है दरार, यानी कि शिगाफ, और पैलेट यहाँ पे हमारे क्या उसका नाम है, तालू को कहते हैं, यानी कि वो हड्डी जो हमारे मुंह की छत बनाती है हम उसको कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट का मतलब है यानी कि हमारे मुंह की जो छत है वो हड्डी जो हमारे मुंह की छत बनाती है उसमें शिगाफ पैदा हो जाना, दरार पैदा हो जाना, उसमें चीरा आ जाना। तो इसमें होता क्या है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो टिश्यूज़ जो हमारी मुंह की जो छत है, यानी वो हड्डियाँ जो हमारे मुंह की छत बनाती है वो फुली जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती, यानी वो टिश्यूज़ जो उसको बनाते हैं वो अच्छे से आपस में ज्वाइन नहीं हो पाते, फ्यूज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर एक शिगाफ और एक दरार पैदा हो जाती है। तो उसके अलावा अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिला यानी हमारा ऊपर वाला जबड़ा और पैलेंटाइन वही हमारे तालू की हड्डी, ये दोनों आपस में जो है ना फ्यूज़ नहीं हो पाती। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती तो फिर क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। ये तो थी अपनी ज़ात में एक बीमारी, यानी क्लेफ्ट पैलेट आपका जो ये पैलेंटाइन जो है इसमें शिगाफ पैदा हो जाना, दरार पैदा हो जाना। लेकिन इस बीमारी की वजह से आपको जो दूसरी कोई बीमारी हो सकती है वो है एस्पायरेशन नमूनिया। द परसिस्टेंट ओपनिंग ऑफ ओरल एंड नेजल कैविटी काज फूड इनहेलेशन इनटू द लंग्स दैट काज एस्पायरेशन नमूनिया। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी वो दोनों ओपन होती हैं, जिसकी वजह से जब खाना हम खाते हैं तो वो खाना हमारी नेज़ल कैविटी में जो है वो इनहेल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। ये तो थी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की फर्स्ट कंडीशन क्लेफ्ट पैलेट। अब जो सेकंड ये आप डायग्राम देखें,
इस डायग्राम में ये देखिए क्लेफ्ट पैलेट, ये शिगाफ आपकी पैलेंटाइन बोन में यानी पैलेट में दरार पैदा हो जाती है। एक तो ये देखें, ये आपकी नेज़ल कैविटी ओपन हो गई और ये जो है हमारी ओरल कैविटी है। अब ये जो दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं वो भी इसी से रिलेटेड है कि एक कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको जस्ट सिंपली क्लेफ्ट पैलेट होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक कंबाइंड डिजीज़ देखने में मिलती है, कंबाइंड डिफॉर्मेशन देखने में मिलती है, जिसमें आपको क्लेफ्ट पैलेट के साथ साथ क्लेफ्ट लिप भी देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिफॉर्मेशंस जो हैं वो कंबाइंड हैं। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डिफॉर्मेशन की तरफ, माइक्रोसेफलाई। माइक्रोसेफलाइज मीन्स स्मॉल हेड एंड ब्रेन। अब इस डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सर है बच्चों का वो छोटा रह जाता है। एक तो सर जो है वो छोटा रहता है, दूसरा जो है वो ब्रेन भी जो है वो स्मॉल हो जाता है, वो अपनी फंक्शनिंग्स जो है वो वैसी नहीं कर पाता जैसा कि एक सेम एज का बच्चा जो है उसका ब्रेन फंक्शन करता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो बच्चे का सर है वो एवरेज जो उसकी एज और जो उसकी साइज़ है उससे छोटा होता है। तो ये कंडीशन जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्रिएट हो सकती है और उसके अलावा आफ्टर बर्थ भी ये कंडीशन जो है बच्चे में डिवेल्प हो सकती है। तो माइक्रोसेफलाई मींस स्मॉल हेड एंड ब्रेन। डायग्राम में आप देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। ये देखें, ये नॉर्मल हेड साइज़ है और ये माइक्रोसेफलाई, यानी अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसका नॉर्मल ब्रेन जो है वो ये होगा, लेकिन उसी सेम एज का एक और 6 इयर्स ओल्ड बच्चा है जिसका सर जो है वो नॉर्मल सर से छोटा है। तो हम इस कंडीशन को, इस डिफॉर्मेशन को माइक्रोसेफलाई कहते हैं। अब जो थर्ड डिफॉर्मेशन है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। आर्थराइटिस जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो ये ऐसी डिज़ीज़ है, आर्थराइटिस जो है या डिफॉर्मेशन है कि ये आपके मल्टीपल जॉइंट्स को एट अ टाइम जो है वो अटैक करती है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस विद डिफरेंट कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स। आर्थराइटिस जो है इसकी 100 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट हैं। तो आप इसकी टाइप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आर्थराइटिस है इट्स आल्सो अपनी ज़ात में कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसके अलावा जो है इसको जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप का ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है और उसका जो रीज़न है वो भी मुख्तलिफ है। आर्थराइटिस इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 65 बट इट कैन आल्सो डेवलप इन चिल्ड्रन, टीज एंड यंग एडल्ट्स। अब यहाँ पे आर्थराइटिस की कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, यानी कि ऐसे पैरामीटर्स बताए गए हैं कि ये आर्थराइटिस जो है वो किस उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और किन लोगों में कम पाई जाती है। तो आर्थराइटिस जो है वो जो ऐसे लोग जो 65 एज के हैं उनमें आर्थराइटिस जो है वो ज़्यादा देखने में मिलती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। उसके अलावा लो रेशो में आपको ये चिल्ड्रन, टीन्स और यंगर एडल्ट्स में भी डेवलप हो सकती है। उसके अलावा आर्थराइटिस जो है ये औरतों में ज़्यादा है देन मैन, यानी कि आर्थराइटिस जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू द मैन। और उसके अलावा ऐसे लोग जो ओवर वेट हैं उनमें भी आर्थराइटिस जो है वो आपको देखने के मिलेगी। Two of the most common types are osteoarthritis and rheumatoid arthritis। आगे osteoarthritis की जो है वो दो टाइप्स बताई गई हैं कि ये जो है ना, ये osteoarthritis और rheumatoid arthritis ये आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो कि आपको ज़्यादातर लोगों में देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर हम आर्थराइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आपको जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा क्या होगा, योर रेंज ऑफ मोशन में आल्सो डिक्रीज एंड यू मे एक्सपीरियंस रेडनेस ऑफ द स्किन अराउंड द जॉइंट। आपको अब देखें कि जॉइंट्स जो हैं ये हमें मूवमेंट में जो है वो मदद करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में जो है वो
मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आर्थराइटिस में क्या होगा कि फिर जो आपकी वो मूवमेंट आप जितनी कर पाते हैं नॉर्मली, उतनी जो है वो आपकी मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। आपकी जो मोशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपको वो स्किन जो है उनके अराउंड रेड देखने में मिलेगी। उसके अलावा मैनी पीपल विद आर्थराइटिस नोटिस देयर सिम्टम्स आर वर्स इन द मॉर्निंग। और सुबह में जब हम सुबह उठते हैं तो आर्थराइटिस, ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस है जो सुबह के वक्त, उनमें ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं, उनको ज़्यादा पेन होती है। ये देखिए आप, ये जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स के अराउंड्स जो टिश्यूज़ हैं आप देख सकते हैं कि वो जो हैं वो स्वेल और रेड हो गए हैं। अब ये आर्थराइटिस की आगे दो टाइप हैं जो हमने पढ़ी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ये जो आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन टाइप्स है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके और उसके जो सिम्टम्स और तकरीबन जो डिफेक्ट्स हैं वो सेम है। इसमें भी इट कॉज पेन, स्वेलिंग एंड रिड्यूस मोशन इन योर जॉइंट्स, और ये भी इट कैन अकर इन एनी जॉइंट, ये किसी भी जॉइंट में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो सकती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। सेकंड जो टाइप है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा डिजीज़ के अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी से मुराद कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद ही बॉडी के अगेंस्ट जो है वो अटैक शुरू कर देता है, और हमारे हेल्दी सेल्स को वो अटैक करना शुरू कर देता है बाय मिस्टेक। और फिर जब अटैक करता है वो अपने ही सेल्स को, तो फिर क्या होता है कि फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से फिर बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। मोस्टली ये जॉइंट्स को ही अटैक करती है, और स्वेयर पेन और क्या उसे डिफॉर्मेशंस वगैरह देखने को मिलती हैं इस कंडीशन में भी। अब इस डायग्राम में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं, आर्थराइटिस की ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये है नॉर्मल जॉइंट। इसमें आप देखें कि कार्टिलेज भी नॉर्मल है, जॉइंट कैप्सूल भी नॉर्मल है। जॉइंट कैप्सूल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि ये क्या करता है कि ये हमारी जो जॉइंट्स हैं इसको मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद देता है। उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन देखिए आप, ये भी नॉर्मल है, और उसके अलावा जो बोन है वो भी नॉर्मल है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि यहाँ आप देखें कि यहाँ पे आपको एक मेन कंडीशन देखने को मिल रही है कि जो आपने डिफरेंस याद रखना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो कार्टिलेज है ये थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स जो हैं वो आपस में रब होना शुरू हो जाती हैं, और वो जब आपस में रब होती हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आर ए फैक्टर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए आप कार्टिलेज तो नॉर्मल है, लेकिन क्या है कि इसमें हमारा जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन हीरोइन जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि बोन जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, वो वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो थे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम की मुख्तलिफ डिफॉर्मेशंस की वजह बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। जिस तरह हमने जेनेटिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि वो क्या हैं, फिर फर्दर उसकी जो कंडीशन उससे रिलेटेड है वो हमने स्टडी की थी। इस तरह पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली हार्मोन्स हैं क्या हैं, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं और ये कितने अहम हैं। हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी बाय कैरिंग मैसेजेस थ्रू योर ब्लड टू योर ऑर्गन्स। दीज सिग्नल्स टेल योर बॉडी व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। अब हार्मोन्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये मैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि पैगाम रसाई करते हैं। तो ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि हमारी बॉडी ने कब क्या करना है।
अगर इसको हॉर्मोन्स को जो समझ लें कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी पैंक्रियाज जो है वो उसको सेक्रीट करती है। पैंक्रियाज उसको सेक्रीट करती है तो वो लिवर के पास जो है वो इंसुलिन जाती है हमारे ब्लड के थ्रू, और उसको जाके बताती है कि अगर तो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो वो उसको नॉर्मल करे, अगर वो डिक्रीज़ है तो फिर भी उसको नॉर्मल करे। अब ये थे हार्मोन्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स की वजह से हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो डिफॉर्मेशंस पैदा होती हैं वो कौन सी हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो इस कदर नरम हो जाती हैं कि अगर उन्हें हल्का सा भी कोई झटका लगे तो वो टूट जाती हैं। तो ये डिज़ीज़ होती क्यों है कि जब हमारी बॉडी में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है, जब उसका लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होता है तो फिर क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन जो है वो डिवेल्प हो जाती है। तो उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे हम बात कर सकें कि आपकी बोन इस कदर वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, जो बोन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, बोन लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अलावा अदर फैक्टर्स जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। उसमें आपकी एक्सरसाइज नहीं जो लोग करते, उसके अलावा स्मोकिंग, और उसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी, तो इससे भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डेवलप हो सकती हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि ये हमारी हेल्दी बोन है। आप देखें कि इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल नॉर्मल है और इसके जो अंदर हम टिश्यूज़ की स्पेसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन आप देखें ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन में इसका स्पेसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही हैं। ये पोरस हो चुकी है, यानी कि जैसे इसमें पोर्स बन चुकी हैं, और अगर हल्का सा भी झटका लगे ऑस्टियोपोरोसिस में तो बोन्स जो हैं वो टूट सकती हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशन से तो आपको समझ आ गया होगा कि पुअर डाइट, यानी पुअर डाइट से मुराद ये है कि हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें वो जो है न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं, दो तरह की कंडीशंस डिस्कस की जाती हैं जिसमें जो है ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, और सेकंड जो है वो रिकेट्स है। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं, और वो हार्ड कैसे होती हैं कि हमारी जो बोन है वो मिनरल स्टोर करती है, उनमें कैल्शियम साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। और जब हमारी बोन्स में मिनरल्स की कमी होगी, कैल्शियम साल्ट्स की कमी होगी, तो हमारी बोन जो है वो हार्ड नहीं होगी। तो क्या होगा कि हमारी बोन जो है वो सॉफ्ट ही रहेगी, जिसकी वजह से फिर वो वेट बियर नहीं कर सकेगी। तो ऑस्टियोमलेशिया में ऐसा ही होता है कि जब हमें कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम डिपॉजिट की कमी हो जाती है, हमारी बोन में इनएडिक्वेट मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बोन्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। और मोस्टली जो फिर वेट बेरिंग बोन्स हैं लाइक लेग्स एंड पेल्विक बोन, वो बेंड और डिफॉर्म हो जाती है। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब उनमें कैल्शियम साल्ट्स वगैरह और मिनरल मौजूद नहीं होते, उनकी कमी की वजह से क्या होता है कि फिर जब हमारी बोन्स सॉफ्ट होती हैं तो ऐसी बोन्स जो हमारा वेट बियर करती हैं लाइक लेग्स और पेल्विक पेन, वो क्या हो जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं और डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। अब ये जो सेकंड कंडीशन और डिफॉर्मेशन स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पे डिस्कस की गई है, दिस इज़ रिकेट्स, और इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ये ऐसी कंडीशन है, डिफॉर्मेशन है स्केलेटल सिस्टम की, जो कि आपको चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लेग्स जो हैं बॉड और बेंड, लेग्स जो हैं वो बच्चों की जो हैं वो बेंड हो जाती हैं, और वही बात कि पेल्विक जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। और ये क्यों होता है, ये भी आप कह लें कि इंटर रिलेट तकरीबन करती है ऑस्टियोमलेशिया से, कि इट इज़ ड्यू टू लेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन डाइट है। तो ये भी मिनरल्स, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो इसकी रीज़न वो यही है कि जब बोन्स में कैल्शियम
और विटामिन डी की कमी होती है तो फिर रिकेट्स जो है वो बच्चों में डिवेल्प होती है। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो वो ये है कि इट कैन ट्रीट बाय गिविंग मिल्क विद विटामिन डी एंड एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें और विटामिन डी इस्तेमाल करें और बच्चों को जो है वो धूप में रखें एक्सपोज टू सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो है हमारी बोन्स में विटामिन डी जो है वो बनाती हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इंडिकेटिंग ऑस्टियोमलेसिया, कि इसमें आप देखेंगे जो वेट बेरिंग बोन्स हैं वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं, सॉफ्ट होती हैं इसी वजह से और बेंड हो जाती हैं। अब ये है रिकेट्स, इसमें क्या होता है कि बच्चों की पेल्विक बोन जो है वो भी बेंड हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, लेग्स जो हैं वो भी बॉर्ड हो जाती हैं। और ऑस्टियोमलेसिया जो है वो एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है और रिकेट्स जो है वो इन चिल्ड्रन देखने के लिए मिलती है। ऑप्सो आपको स्केलेटल सिस्टम की डिफॉर्मेशन समझ आ गई होंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।